वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी विचारधारा और उसके संस्थापक के विषय में। वास्तव में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो संघ जिस प्रकार का संगठन है उसमें संगठन, विचारधारा और प्रणेता में कोई भेद नहीं है। जैसे हम ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि ब्रह्म, सत्य, चित और आनंद तीनों एक ही है, उसी प्रकार से संघ में जो संघ के स्वयंसेवक हैं या जो संघ का संगठन है या जो संघ की विचारधारा है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। हर स्वयंसेवक अपने आप में संघ है और वो उस विचारधारा से परिपूर्ण है। वास्तव में संघ की जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य भी यही था। जो संगठन के रूप में इसकी संरचना दिखती है वो मूल रूप से एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक कहते हैं कि एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है किसी चीज की, एक व्यवहारिक कारणों से इसको एक व्यवस्था का रूप देने के लिए संगठन बनाया गया या संगठन शब्द का हम उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम इसको और अच्छे से परिभाषित करने की कोशिश करें तो नागार्जुन के शून्यवाद की बात यहां हम करेंगे कि नागार्जुन ने जब शून्यवाद की बात की थी तो उन्होंने अष्ट निषेध किया था कि 8 चीजें उन्होंने रिजेक्ट की थी और फिर शून्यवाद की व्याख्या उन्होंने की थी। शून्यवाद की व्याख्या करते समय नागार्जुन कहते हैं कि ये शून्यवाद कोई थियरी नहीं है, इसको आप किसी थियरी की तरह अगर लेंगे तो यह वैसा ही हो जाएगा जैसे अगर कोई व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित है और उस पीड़ा को हरने के लिए एक ब्रह्मबाण औषधि लेता है। वो औषधि उदर में जाकर उस पीड़ा को तो समाप्त कर देती है लेकिन खुद उदरस्थ हो जाती है। अब इस परिस्थिति में चूंकि वो ब्रह्मबाण औषधि है, किसी और औषधि से उसको काटा नहीं जा सकता है, अब उसका उपचार निवारण कैसे होगा? उसी प्रकार से यदि शून्यवाद को एक थियरी की तरह एक आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। सेम अगर इसी प्रकार से हम संघ की बात करें तो संघ को हम एक बाकी संगठनों की तरह लेंगे तो हमारे लिए समस्या है, क्योंकि संघ के जो प्रणेता केशव बलराम हेडगेवार, संघ की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हुआ था और संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार थे। उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो साधारण प्रतिभा के व्यक्ति नहीं थे। एक एक बात उनकी दूरदर्शिता और एक कहते हैं कि विशेषता को प्रकट करता है। हम बात कर रहे थे कि संघ किस प्रकार का संगठन है या संगठन कहना हमारी व्यवहारिक मजबूरी है बस। वास्तव में जैसा कि हेडगेवार जी कहते हैं कि संघ कोई ऐसा एक संगठन नहीं बनाया जा रहा है जो अनवरत काल तक चलता रहेगा। ये एक प्रकार की व्यवस्था है। हम समाज को एक तरह से संगठित कर रहे हैं या चेतना के स्तर पे जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपनी एक जो जिम्मेदारी है उसको समझे और संगठित रहे। एक बार जब इस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा समाज, तो जो संघ है वो हर व्यक्ति में एक तरह से कहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी होती है, उसका कोई डिवीजन नहीं, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है, हर व्यक्ति उसको साझा करता है। उसी प्रकार जो संघ की चेतना है वो हर व्यक्ति में परिलक्षित होगी और उस चेतना भी, जब चेतना और समाज एक ही हो जाएगा तो संघ की आवश्यकता अलग से, हम उसकी अलग से कोई व्याख्या या उसके अस्तित्व की बात करना केवल रिपीटिशन होगा, टाटोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। संघ की स्थापना के समय से ही संघ का लक्ष्य निश्चित कर दिया गया था। जो डॉक्टर साहब की दूरदर्शिता थी, अगर हम बात करें हेडगेवार जी की, उन्होंने स्वयं सेवकों के लिए, जैसे कि कई बार प्रश्न आता है कि
स्वतंत्रता संग्राम या जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उस समय संघ कहां था, संघ का कोई योगदान नहीं था। ऐसा कहने वाले किसी न किसी एक कहते हैं कि भाई या तो वो एक बायस है या इग्नोरेंट है, उनको ज्ञान नहीं है। कारण यह है कि संघ, जैसा कि हमने कहा कि संघ एक चेतना है जो सभी स्वयंसेवकों में प्रवाहित होती है और उस चेतना के अनुरूप कार्य करना यही स्वयंसेवकों का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। और इसीलिए स्वयंसेवक का मतलब ही होता है जो स्व की चेतना से प्रेरित होकर समाज कार्य में लगा हो या रत हो, वही स्वयंसेवक है, जो सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल। तो जो कहा जाता है कि आजादी के लड़ाई के समय संघ कहां था, वास्तव में आजादी का जो एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय संघ को जहां होना चाहिए था, संघ वहां था। डॉक्टर हेडगेवार, बहुत सारी उनके बारे में जानकारियां उनके बाल्यकाल से संबंधित उपलब्ध हैं। वो 13 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया। फिर लौट के आए, उन्होंने कांग्रेस, जो आज कांग्रेस सेवा दल जिसको हम कहते हैं, हिंदुस्तानी सेवा दल उस समय हुआ करता था, उसके सदस्य रहे। लेकिन धीरे धीरे बीजी तिलक के निधन के उपरांत कांग्रेस पे पूरी तरह से MK गांधी का ही एक कहते हैं कि उनका ही वर्चस्व स्थापित हो गया था। और चूंकि गांधी की जो विचारधारा थी उससे डॉक्टर हेडगेवार सहमत नहीं थे और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कहने का यह कि हेडगेवार जो हम गुलाम हुए, वो गुलामी की जड़ में जाना चाहते थे कि आखिर इसका कारण क्या था। 1000 वर्षों की जो गुलामी, जो हम बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने हम पर शासन किया, उसका कारण वो ढूंढना चाहते थे। और ये जो एक कहते हैं कि लोकलाइज जो इंटरेस्ट थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन, इसमें उनकी रुचि बहुत ही कम थी। उनका मानना यह था कि यदि हम कारण को, चूंकि वो डॉक्टर थे इसलिए हर चीज के तह में कारण जानना, चूंकि हम अगर कारण समाप्त कर देंगे तो उसका कार्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने इस अन्वेषण में पाया कि इसका कारण हम, जो समाज है हमारा, जो हिंदू समाज है, वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है और इसी कारण इस तरह की समस्याएं आती रही हैं। तो उनका जो प्रयास था वो हिंदू समाज को जागृत करना और उनको संगठित करना। चूंकि एक बार यदि समाज संगठित हो गया तो वो अपने हित में कोई भी कार्य सहजता से संपन्न कर पाएगा। और इसका एक बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। एक घटना हम बताएं कि एक दिन शाखा चल रही थी और वहां स्वयं डॉक्टर हेडगेवार उपलब्ध थे। तभी एक कोई महिला आई वहां पे और उसने किसी से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर हेडगेवार कौन है। उसमें उस व्यक्ति ने बताया कि वो हैं, खड़े हैं। तो वो महिला आके बोली कि वो पीछे एक मंदिर है और कुछ लोग आके उस मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो आप लोग चलिए। हेडगेवार ने तुरंत, हेडगेवार तैयार हुए, चलिए। तो महिला ने देखा वो अकेले चलने के लिए तत्पर हुए, बाकी लोगों से कुछ कहा ही नहीं। तो महिला ने कहा कि भाई आप चल रहे हैं और बाकी? उन्होंने कहा नहीं, मंदिर की रक्षा के लिए मैं चलूंगा, क्योंकि वो जो है उनका लक्ष्य जो है स्थिर हो चुका है। ये छोटे छोटे कार्यों के लिए वो उनको ले जाना उचित नहीं है। उनका जो लक्ष्य है वो निश्चित है। तो इस कार्य के लिए तो मैं स्वयं चलूंगा, बाकी उनको अपना कार्य करने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आज भी कहीं ना कहीं संघ इसी बात को ले चलता है कि भाई हम समाज को इकट्ठा कर देंगे तो समाज अपने हित में स्वयं ही निर्णय ले पाएगा और अपनी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की जो की बयानबाजी की जाती है वो पूरी तरह से निर्मूल है। स्वतंत्रता संग्राम का कोई भी अगर आंदोलन हुआ हो उसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये अलग बात है। लेकिन संघ का जो उद्देश्य था वो क्लियर था
कि हमारा जो काम है शाखा व्यक्ति निर्माण, एक अनुशासित सिटीजन जिसको कहते हैं नागरिक के निर्माण की प्रक्रिया, उसमें भाग लेने के पश्चात व्यक्ति समाज को जोड़ने के प्रयास में रत रहे जिससे समाज संगठित हो। और एक बार अगर समाज संगठित हो जाएगा तो फिर उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और यही उनकी अपनी विचारधारा थी। कुछ लोग अभी ये प्रश्न करते हैं कि संघ में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये उनके अल्प बुद्धि या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना ही प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। क्योंकि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस कहते हैं, उसी प्रकार से एक और आरएसएस है जिसको हम राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं और जिसकी स्थापना लक्ष्मीबाई केलकर ने किया था 1936 में। डॉक्टर हेडगेवार उसमें सहयोगी रहे। और आज के डेट में भी किसी भी प्रकार से संघ सेविका समिति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहां तक कि उनकी रीति नीति, जो प्रार्थना है, सब अलग है। और संघ उस पे किसी भी तरह का, एक तरह से हम कहें सजेशन, वो भी नहीं देता है। तो पहले हम एक बार अगर संघ को जाने तो बहुत सारी हमारी जो उसके बारे में धारणाएं हैं या जो प्रश्न हैं या जो ऑब्जेक्शंस हैं अपने आप रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। डॉक्टर हेडगेवार अपना कार्य 1940 तक करते रहे। इस बीच में एक बार एम.के. गांधी ने भी संघ को समझने का प्रयास किया और एक अपना संघ शिक्षण वर्ग चल रहा था, उसमें वो सम्मिलित हुए। गांधी जी जितने समय रहे वो जाति व्यवस्था ढूंढने का प्रयास करते रहे। और चूंकि संघ सदैव ही जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के सोचने के लिए समाज को प्रोत्साहित कर रहा था, अंततः उनको कहीं भी जाति व्यवस्था के दर्शन नहीं हुए उस शिक्षण वर्ग में। तो बड़े निराश होकर वहां से लौटे और आके कुछ अच्छा ही कहा संघ के बारे में। संघ के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में बहुत सारे लोग एक और आक्षेप करते हैं कि मुंजे जो फासिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे, उनका मानना है कि मुंजे फासिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे और डॉक्टर हेडगेवार उनके शिष्य थे। तो कहीं ना कहीं ये भी फासिस्ट विचारधारा से प्रेरित रहे होंगे। अब अगेन, या तो ये लोग मूढ़ बुद्धि हैं और या तो कहीं ना कहीं कोई अपना एक एजेंडा है इनका जो चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर देश काल की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या वो नाजीवादी थे? अभी यहां त्रिपुरा में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहां लोगों ने लेनिन की मूर्ति तोड़ के गिरा दी। उस समय बड़ा बवाल हुआ और बड़े बड़े नेता अभिनेता बन के अपना प्रदर्शन कर रहे थे और कई ज्ञानियों ने इधर उधर फोटो ट्वीट करना शुरू किया जिसमें भगत सिंह जी लेनिन को पढ़ रहे थे। और लेनिन डिक्टेटर था, सबको पता है भाई। आप उस कम्युनिस्ट और ये वो, भाई देखिए, गंदगी को अगर आप चाशनी में डाल के और चांदी के वर्क में लपेट दें तो वो गुलाब जामुन नहीं हो जाएगा। भाई लेनिन डिक्टेटर था, आप किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पे उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर सरदार भगत सिंह जी लेनिन को पढ़ रहे थे तो उस परिस्थितियों में, उस देश काल जो भी परिस्थितियां बनी हुई थी, वो आवश्यकता थी। लेनिन चूंकि उसने जार के शासन को उखाड़ फेंका था और उसने तो सत्ता हथिया ली थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानकारी जुटाना उस समय प्रासंगिक था। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी भी मानसिकता वही थी, सरदार भगत सिंह जी की या सुभाष चंद्र बोस जी की मानसिकता नाजीवादी थी या वो डिक्टेटर वाली थी। तो ये जबरदस्ती का आक्षेप लगाना हुआ। अब आज जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अब जिन कारणों से भी जुड़े थे, उसमें ज्यादातर लोग तो अपने व्यक्तिगत हित में ही जुड़े हुए थे।
हम अलग से इस पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से लेके और कैसे कैसे लोग उसमें जुड़ते गए और क्या क्या उनका उद्देश्य था। बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स भी संज्ञान में आए थे जो इस बात को सिद्ध करते थे कि भाई कांग्रेस वास्तव में इसकी स्थापना हुई क्यों थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के आक्षेप निर्मूल हैं। भाई उस समय की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुसार व्यक्ति अध्ययन करता था और जो यहां पे आक्रांताओं का शासन था उसको समाप्त करने में क्या क्या चीजें सहभागी हो सकती हैं, इसको एक्सप्लोर करना ये कोई अपराध नहीं है। आजादी के समय चूंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में आई और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा थी वो कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती थी या कांग्रेस के लिए प्रोडक्टिव नहीं थी, इसलिए उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। हीरो एम.के. गांधी को बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनसे तो हमारा एक ही प्रश्न है कि आजादी की लड़ाई में नेहरू का योगदान आप बता दीजिए। एक अवध किसान सभा में उनका नाम आता है, उसके अलावा कहीं अगर उनका नाम जो मतलब कहीं उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया हो तो आप बताएं। लेकिन चूंकि जिसका सत्ता रहता है उसी उसका जो नियंत्रण है वो पूरी व्यवस्था पे रहता है। तो जो इतिहास लिखा गया या जिन लोगों को हाईलाइट करना था ये सब सरकारों ने निश्चित किया। भाई मुगलों को पढ़ाया गया, कई ऐसे मुगल थे जिनका अपने महल से बाहर नहीं कोई पूछता था, उसको भी हीरो बना के और हमको पढ़ाया गया। शाह आलम II जैसे लोगों को जिसकी दोनों आंखें उसके यहां काम करने वाले निकाल ली। तो ऐसे बादशाहों को पढ़ाना उस समय के जो लोग थे, जो विद्वान थे या जो सत्ताधारी लोग थे उनको ज्यादा ठीक लगा। बहरहाल अपने इंटरेस्ट में लोगों ने गांधी को, नेहरू को, सबको ग्लोरीफाई किया, कांग्रेस को, और बाकी लोगों के अगेंस्ट चीजें लिखी जाने लगी। और यही कारण है कि आज हमें डॉक्टर हेडगेवार हों या उसके बाद गुरुजी जो सरसंघचालक हुए, इन लोगों के बारे में जानकारी बहुत कम है और इनका जो योगदान था राष्ट्र के लिए उसके बारे में भी जानकारी हमें ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है। बाकी तो हमको बचपन से एक तरह से ड्रॉप करके इनकलकेट किया गया है, जो हम सब जानते हैं, उनका गाना सब लोग गाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन महापुरुषों के बारे में हमारी जानकारी अधूरी इसलिए है क्योंकि शासन और सत्ता ने इसको सप्रेस करने का मन बना लिया था। डॉक्टर हेडगेवार 1940 तक राष्ट्र सेवा में लीन रहे और वैसे तो वो जीवन भर स्वस्थ व्यक्ति थे और काफी हिस्ट पुष्ट और अखाड़ा जाते थे, लड़ते थे, पहलवान भी थे। परंतु जीवन के अंतिम समय में वो थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था। डॉक्टर साहब की जो सबसे बड़ी बात थी उनकी दूरदर्शिता। वो उस समय बिना अभी तो हमारे पास डेटा की भरमार है, हम कोई भी निर्णय पे पहुंचने के लिए ढेर सारा डेटा एनालिसिस करके एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय डेटा का अभाव था और उन परिस्थितियों में भी जो उनकी दूरदर्शिता थी, जिसका पहला प्रमाण यह है कि जब संघ प्रमुख, एक तरह से हम कहें गुरु, संघ में गुरु कौन होगा, इस पे जब चर्चा होनी शुरू हुई तो एक दिन निश्चित हुआ कि भाई इस दिन डॉक्टर साहब घोषणा करेंगे कि कौन गुरु रहेगा संघ में। सभी लोगों के मन में यही था जो उस समय स्वयंसेवक थे कि भाई चलना है और डॉक्टर हेडगेवार ही होंगे और उनको हम सब लोग स्वीकृति दे देंगे कि भाई आप गुरु। लेकिन जब सब लोग वहां पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर हेडगेवार ने यह घोषणा की कि संघ में गुरु का स्थान होगा भगवा ध्वज, परम पूज्य भगवा ध्वज ही संघ में गुरु के रूप में स्थापित रहेगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि भाई व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति हमेशा परिवर्तित होने वाला, भाई कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और चेतना जैसा कि जेपी सात्र कहता है, उसने एक बुक लिखी बीइंग इन नथिंगनेस, कि जहां बीइंग है यानी कि जहां कॉन्शियसनेस है वह हमेशा वैक्यूम होता है,
उसमें हमेशा पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या से क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष में एक विशेष प्रकार से एक्ट करता है, किसी दूसरी परिस्थिति में वो दूसरी तरह से, और इसका आप बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। भाई MK गांधी भारत आए साउथ अफ्रीका से, उन्होंने देश को जोड़ने का प्रयास किया। 1915 में वो पूरे देश का भ्रमण किए और उन्होंने देश को जोड़ा, सारा देश उनके साथ खड़ा था। वही MK गांधी 1947 में देश को बांटने में लगे हुए थे और तब भी देश उनके साथ खड़ा था। ये कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति थी और डॉक्टर हेडगेवार इसको की दूरदर्शिता इस स्तर की थी कि उन्होंने इस बात को भांप लिया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई संघ की बागडोर अपने हाथ में लेकर और इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी न देकर परम पूज्य भगवा ध्वज को ही अपना गुरु स्वीकार किया, क्योंकि वो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा पहले था वैसे आगे भी रहेगा। तो उन्होंने गुरु को निश्चित करने में इस व्यवस्था का पालन किया। उस समय कहते हैं कि चूंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो लोगों से कुछ सहयोग प्राप्त हो जाया करता था, जिससे संघ का कार्य उस समय चलता था। अब एक कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार पैदल एक बार में 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चले जाया करते थे पैसे बचाने के लिए, कि चूंकि धन की आवश्यकता व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है और धन इतना है नहीं, तो उसको संरक्षित किया जाए। कहते हैं कि उसके बाद जो विचार आया कि आखिर हम संघ का जो कार्य है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, धन कहां से आएगा, तो हम इसका सोर्स निश्चित करें। बहुत सारे उद्योगपति तब तक संघ से जुड़ गए थे, तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम अनुदान देंगे या इस तरह से हम ग्रांट लेके संघ चलाएंगे। यहां फिर डॉक्टर हेडगेवार की जो दूरदर्शिता थी वो देखने योग्य थी। उन्होंने कहा नहीं, यदि हम किसी से सहयोग राशि प्राप्त करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने हित में इस व्यवस्था को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर सकता है, या एक तरह से हम कहें कि संघ पे उसका ऋण हो जाएगा। और ऋणी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे संगठन हो, वो कभी भी सर उठा नहीं सकता है। तो फिर क्या किया जाए? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि परम पूज्य भगवा ध्वज यदि गुरु है, तो गुरु से अगर आप शिक्षा लेते हैं तो शुल्क देते हैं या अपना समर्पण देते हैं, तो इस परम पूज्य भगवा ध्वज जो गुरु हैं उनके प्रति हम समर्पण के रूप में गुरु दक्षिणा जो देंगे, संघ कार्य उसी से चलेगा। इसके अतिरिक्त जो अगर हम उत्सव मनाते हैं या संघ कार्य में जो धन एकत्र करते हैं उसको हम शुल्क कहते हैं। शुल्क का अर्थ होता है कि उसके बदले में आपको कुछ दिया जा चुका है या दिया जाएगा। एक बार शुल्क लिया गया तो शुल्क के बदले आपको दे दिया गया, अब आपका कोई ऋण शेष नहीं है, आपने वो शुल्क दिया है। चूंकि आपने कुछ प्राप्त किया है इसलिए आपने शुल्क दिया है। तो संघ गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त कुछ कुछ मौकों पे शुल्क एकत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी धन संघ स्वीकार नहीं करता या स्वीकार करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास। तो इतना एक कहते हैं कि उद्देश्यों की महानता के साथ साथ एक जो मीन्स या साधन भी उतने ही महान और शुद्ध पवित्र हैं। इसीलिए संघ आज अगर हम देखें तो उसके साथ का कोई भी संगठन इस स्तर पे, इस ऊंचाई तक आज नहीं पहुंच पाया है। अगर हम एक तरह से अगर कहें तो संघ इस समय विश्वव्यापी संगठन है। विश्व के 80 देशों में इसका प्रेजेंस है और भारतवर्ष में भी 2025 में ये 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और आज संघ का वैभव, इस विचार का वैभव आप देख सकते हैं कि ये दिनों दिन आगे ही बढ़ रहा है, उत्कर्ष की तरफ अग्रसर है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का खोट या किसी भी प्रकार का निहित स्वार्थ नहीं है। जो स्वयंसेवक हैं वो वही संघ हैं और वही विचारधारा, वही चेतना है।
1940 तक आते आते डॉक्टर हेडगेवार का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया और अंततः 1940 में उनका शरीर पूर्ण हो गया और उनकी चेतना सारे स्वयंसेवकों में व्याप्त हो गई। आज भी डॉक्टर हेडगेवार सभी स्वयंसेवकों की चेतना का हिस्सा है। आज हम यही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अगली बार हम पुनः एक संस्थापक सदस्य के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।